राजनीति का अपराधीकरण, ये शब्द आप लोग अक्सर चर्चा में सुनते होंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी ने पुराने समय की मूवियां देखी होंगी और उन मूवियों में आप लोग देखते होंगे कि एक नेताजी हुआ करते थे। उनके पीछे गुंडों की, हत्यारों की, बलात्कारों की, लुटेरों की एक फौज खड़ी हुआ करती थी। और उनका काम होता था कि नेताजी को चुनाव जिताना, किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहिए, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग करके, जबरदस्ती वोट डालकर, लोगों को धमकाकर या लोगों को वोट ना डालने देना, इस तरह के काम होते थे। फिर आप देखिए, इन्हीं अपराधियों के दिमाग में एक सवाल आने लगा कि अगर हम किसी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो यही अपराधी, जो माफिया, जो बलात्कारी, जो डकैत, आप देखिए चुनाव लड़ने लगे, राजनीति में भागीदारी करने लगे, राजनीति में शामिल होने लगे। इसी को आप लोग राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। और आपके आसपास जो नेता है ना, उनकी छवि आप लोग देखिए, उनके कारनामे आप देखिए, तो आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा कि हमारे देश में जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी पर बात करते हैं कि आखिर राजनीति के अपराधीकरण का मतलब क्या होता है, और एक आंकड़े भी देखेंगे हम लोग, और राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के क्या कारण है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे, उन पर भी बात करेंगे। और राजनीति के अपराधीकरण के नैतिक प्रभाव क्या है उस पर भी बात करेंगे। और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के विधायी पहलू क्या है उन्हें भी देखेंगे। और आगे की इसमें राय क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था, 61वें संविधान संशोधन के तहत। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो राजनीति के अपराधीकरण का क्या अर्थ है? तो राजनीति का अपराधीकरण तब होता है जब आपराधिक आरोपों या पृष्ठभूमि वाले लोग राजनेता बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों और दायित्वों के लिए चुने जाते हैं, या लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों जैसे चुनाव में निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून का पालन को प्रभावित कर सकता है। अब आप देखेंगे कि जो अपराधी होगा वो संसद में पहुंच जाएगा या विधानसभा में पहुंच जाएगा, तो वो कानून भी तो अपने हिसाब से बनाएगा। यह बढ़ता खतरा हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है और जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों जैसे चुनाव में निष्पक्षता, कानून का पालन और जवाबदेह होने को प्रभावित कर रहा है। आंकड़े अगर आप देखें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में संसद के लिए चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संख्या 2004 से बढ़ रही है। वर्ष 2009 में लोकसभा में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे, जो 2014 में बढ़कर 34% हो गए। और 2019 के लोकसभा में 543 लोकसभा सदस्यों में से 233 यानी कि 43% को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 112 सांसदों को उनके यानी कि 21% को उनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा, जिनमें बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध शामिल थे। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के क्या कारण हैं, क्या वजह है वो, जिससे आप देखते हैं कि राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। तो राजनेताओं और अपराधियों के मध्य संबंध। तो भारत में कई राजनेताओं ने आपराधिक आधारों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, जो अक्सर चुनाव जीतने के लिए अपने धन और बाहुबल का उपयोग करते हैं। कमजोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली। तो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर धीमी, अकुशल और भ्रष्ट प्रक्रियाओं की विशेषताएं होती हैं, और जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना तथा उन्हें दोषी ठहराना कठिन हो जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट से पता चला कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सजा की दर
वर्ष 2019 में केवल 6% थी। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का अभाव, तो भारत में कई राजनीतिक दलों में कमजोर आंतरिक लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं, और जिससे पार्टी नेताओं को उनकी ईमानदारी के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव जीतने की उनकी क्षमता के आधार पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देती है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का यह अभाव नागरिकों की अपनी प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता को कमजोर करता है। और हमारे देश की राजनीति ये हो चुकी है कि यहाँ अगर आप देखिए कोई पाकिस्तानी आतंकवादी होगा ना, वो भी चुनाव जीतने की क्षमता रखता होगा तो उसे भी टिकट दे देंगी ये राजनीतिक पार्टियां। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कर्नाटक का एक मामला जिस पर कई महिलाओं के से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, वो चुनाव जीत जाएगा, इसलिए आप देखते हैं कि उसे टिकट दे दिया गया। मतदाता उदासीनता और राजनीतिक जागरूकता का अभाव, तो कुछ मतदाता विशेष रूप से ग्रामीण और निर्धन जो क्षेत्रों में सुशासन एवं कानून के शासन के दीर्घकालिक विचारों पर आपराधिक समर्थित उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए तत्कालिक लाभों को प्राथमिकता दे सकते हैं। और फिर हम लोग वोटर हैं, हम लोग भी तो ऐसे ही नेताओं को चुनते हैं। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या है? तो गैर पक्षपात तथा जवाबदेही का अभाव, राजनीतिक वर्ग में कदाचार को संबोधित करने में विफलता जवाबदेही तथा नैतिक मानकों की कमी का रेखांकित करती है। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले सांसदों के उदाहरणों में महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों का बचाव करने का एक समान पैटर्न सामने आता है, जो पार्टी लाइन से परे नैतिक मानदंडों से अलगाव का संकेत देता है। यह अलगाव प्रयास अत्यधिक पक्षपात तथा नैतिक आचरण पर सत्ता को प्राथमिकता देने से उत्पन्न होता है। सार्वजनिक आक्रोश के माध्यम से लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव, तो सार्वजनिक आक्रोश का प्रयास राजनीतिक दलों में कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जैसा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में देखा गया है। हालांकि घोटालों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशील प्रकृति लोकतांत्रिक प्रणालियों में उत्तरदायित्व के एक व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डालती है। और आप देखिए कदाचार के ज्ञान के बावजूद पार्टियां प्रयास तब तक निष्क्रिय रहती हैं जब तक कि उन्हें जनता के आक्रोश को संबोधित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और जनता के दबाव से परे जवाबदेही के अधिक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जाता। दंड से मुक्ति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की संस्कृति, तो दंड से मुक्ति की संस्कृति राजनीतिक क्षेत्रों में प्रसारित होती है जहां मानदंडों और नियमों को असंगत रूप से लागू किया जाता है और जिससे व्यक्तिगत रूप से महिलाओं पर उत्तरदायित्व का बोझ डाला जाता है। प्रणालीगत विफलताओं के बावजूद रेवन्ना की शिकायत करता अथवा उन्नाव बलात्कार पीड़िता जैसी साहसी महिलाओं ने अपराधियों को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि न्याय प्राप्त करने की उच्च व्यक्तिगत लागत दंड से मुक्ति को संबोधित करने और राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। महिला सशक्तिकरण एक भ्रम के रूप में, तो महिला सशक्तिकरण पर व्यापक एजेंडे के बावजूद सम्मान, समानता, सुरक्षा जैसी महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ठोस प्रगति नहीं हुई है, जबकि महिलाओं को मतदाता एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में संगठित किया जाता है और उनकी सामूहिक चिंताओं पर्याय राजनीतिक एजेंडे की परिधि पर रहती हैं। किए गए वादों और कार्रवाई के बीच का अंतर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों पर सार्थक प्रगति की संभावनाओं को कमजोर करती है। और देखिए आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उन्हें उन हिसाब से आप देखिए प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। विधानसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए। प्रतिनिधित्व बनाम सशक्तिकरण, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए केवल न्याय संगत प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। सच्चे सशक्तिकरण के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करने लागू करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि जैसे निकायों के सीमित प्रभाव में प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के बीच का अंतर स्पष्ट है। गैर पक्षपात से तात्पर्य किसी विशेष राजनीतिक दल या फिर विचारधारा से समृद्ध न होने अथवा उनके प्रति पक्षपाती न होने की स्थिति से यह राजनीतिक मामलों में तटस्थ एवं निष्पक्ष रहने तथा एक पार्टी या दूसरी पार्टी का पक्ष न लेने का विचार है। राजनीति के अपराधीकरण के नैतिक प्रभाव क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण, नैतिक ताने बाने का क्षरण। जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग सत्ता पर काबिज होते हैं तो इससे यह संदेश प्रसारित होता है कि कानून तोड़ना स्वीकार है और जिससे संभावित रूप से सामाजिक नैतिकता और कानून के प्रति सम्मान कम होता है। नागरिक सहभागिता में कमी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कम होने की प्रबल संभावना है। यदि नागरिकों को लगता है कि व्यवस्था भ्रष्ट
और अनुत्तरदायी है तो उन्हें उनके वोट देने अथवा नागरिक जीवन में भाग लेने की संभावना कम होती है। असमानता एवं बहिष्कीकरण, तो अपराधीकरण हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकता है और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित कर सकता है, साथ ही उनके लिए प्रासंगिक मुद्दों पर प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देना, तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता दीर्घकालिक सामाजिक विकास पर व्यक्तिगत लाभ या त्वरित सुधार को प्राथमिकता दे सकते हैं। लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य, तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कमजोर होना। लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करना है जो विधि के शासन को बनाए रख सकें, और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे आवश्यक नैतिक गुणों का अभाव होता है, जिसके कारण पक्षपात होने के साथ अनुचित विधि निर्माण हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो अपराधीकरण से धन शोधन, बाहुबल एवं धमकी जैसे कृत्यों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को विकृत किया जा सकता है, जिससे ईमानदार उम्मीदवार के लिए समान एवं उचित अवसरों में बाधा आ सकती है। और आप हमारे देश में देखिए, सबसे महंगा चुनाव हो चुका है। कोई ईमानदार अगर उम्मीदवार खड़ा होना चाहे ना, तो वो जीतेगा भी नहीं। जवाबदेहिता और पारदर्शिता, तो जब आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग पद पर आसीन होते हैं तो यह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं रहते हैं, जिससे शासन की पारदर्शिता में कमी आती है। भारत में विकास से संबंधित चुनौतियां, तो अपराधीकरण से संसाधनों को व्यक्तिगत लाभ में लगाकर या निहित स्वार्थों को महत्व देने से भारत के विकास में बाधा आ सकती है। और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के विधायी पहलू, तो आप देखिए, इस संबंध में भारतीय संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता कि संसद या विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को किन आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पढ़ेंगे तो विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने हेतु अयोग्यता पर प्रदान करती है, जिसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक सजा याफ्ता जिसकी न्यायालय द्वारा सजा तय कर दी गई हो, व्यक्ति कारावास की अवधि समाप्त होने की 6 वर्ष तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आप सोचिए किसी को 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है तो वो 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अगले 6 साल तक और नहीं लड़ पाएगा, यानी कि 8 साल तक। हालांकि कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर निर्भर करती है। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ पहल और सिफारिशें, तो 1983 में राजनीति के अपराधीकरण पर बोहेरा समिति का गठन राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया। विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत 244वीं रिपोर्ट 2014 में विधायिका में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है। विधि आयोग ने उन लोगों को की अयोग्यता की सिफारिश की जिनके खिलाफ 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध के लिए नामांकन की जांच की तारीख से कम 1 वर्ष पहले आरोप तय किए गए हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के मुकदमे को तेजी से ट्रैक करने हेतु 1 वर्ष के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना शुरू की। राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ 2002, तो 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के साथ उसे अपने आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड की घोषणा भी करनी होगी। और जब वो नॉमिनेशन करता है तो उसमें अपनी पूरी जानकारी देता है कि हमारे ऊपर इतने अपराध के मामले दर्ज हैं, हमारी शिक्षा ये है। समझ रहे हैं आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। PUCL बनाम भारत संघ 2004, तो ये आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनावी उम्मीदवार के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने की आवश्यकता को समाप्त करने वाला कानून असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है। रमेश दलाल बनाम भारत संघ 2005, तो वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दोषी ठहराए जाने पर मौजूदा सांसद विधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए और न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा सुनाई जाएगी। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता
और 2 साल या 2 से अधिक की जेल की सजा होती है उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। मनोज नरोला बनाम भारत संघ 2014। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाया गया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिए, राजनीतिक दलों को। और आप देखिए आरोप किसी पर भी लग जाते हैं, ये भी तो है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ, ये 2019 का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने का भी निर्देश दिया ताकि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सके। तो यही कहानी है राजनीति के अपराधीकरण की। और देखिए जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना चाहिए हमें, अगर नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, नागरिकों और नागरिक समाज को सशक्त करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, तब हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। वरना यही काम चलता रहेगा, यही हाल बना रहेगा। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। इस तरह के टॉपिक पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। धन्यवाद।